हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और अब हमारी चौपाल भी बैठने का समय हो चुका है। तो चलिए आज की हमारी चौपाल शुरू करते हैं। कई दिनों बाद आज फिर एक बार मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ गांव की चौपाल को लेकर। मुझे पता है अब तक आपको शंभू बब्बा की कहानियां सुनने की आदत हो गई होगी, क्योंकि उनकी कहानियां होती ही इतनी मज़ेदार हैं। लेकिन जब से वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं तब से उनकी कहानियों को आपने बहुत मिस किया होगा। लेकिन अब वो तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं और अपने साथ लाए हैं ढेर सारी कहानियों का खजाना, जिन्हें वो चौपाल में बैठे सभी लोगों को सुनाएंगे। और आप सबके साथ मैं उनकी कहानियां शेयर करूंगी। वो आज कौन सी कहानी या कहानियां सुनाएंगे, वो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि चौपाल से जुड़ी ढेर सारी कहानियां आने वाली हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग इस चौपाल में ज़रूर शामिल होना चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारी चौपाल की कहानियां। बहुत दिनों बाद उस शाम राजा, नीरज और सजीवन तीनों एक साथ दादू भैया के घर की तरफ जा रहे थे। वो तीनों किसी वजह से बहुत ज्यादा खुश थे। शायद उनकी खुशी की पहली वजह बीमार राजा का ठीक होना था और दूसरी वजह शायद दादू भैया के घर पर थी। मैंने सुना है कि शंभू बाबा आज सुबह तीर्थ करके वापस आ गए हैं, राजा बोला। सुना तो मैंने भी है, लेकिन अभी तक उन्हें देखा नहीं, क्योंकि मैं सुबह से ही खेत में था, सजीवन ने जवाब दिया। मैं भी तो अभी खेत से घर आया हूँ। मुझे बस इतना पता है कि बब्बा के घर वालों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया और उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे, नीरज बोला। मेरी तो हिम्मत नहीं थी कहीं भी जाने की। मेरे पिताजी गए हुए थे। उन्होंने बताया कि वो काफी झटक गए हैं। अगर शंभू बाबा आ गए हैं तो जरूर दादू भैया के घर पर ही मिलेंगे, राजा फिर बोला। शंभू बाबा के घर पर मेहमान होंगे, वो उन्हें अकेला छोड़कर दादू भैया के घर थोड़ी आएंगे, नीरज ने जवाब दिया। अगर तुझे ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मुझसे शर्त लगा ले। मुझे मालूम है चाहे जो हो जाए वो दादू भैया के घर पर ही होंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब वो तीर्थ पर गए थे तो वहां से वापस आकर दादू भैया के घर प्रसाद देने आए थे, सजीवन बोला। आपस में बातें करते हुए वो तीनों दादू भैया के घर की तरफ चले जा रहे थे। दादू भैया के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शंभू बब्बा वहां बैठे दादू भैया और दयाराम काका से बातें कर रहे हैं। बुढ़ऊ, तुम तो जिंदा हो। मैं तो सोच रहा था कि इस बार वापस ही नहीं लौटोगे। अच्छा हुआ मैंने शर्त नहीं लगाई, नहीं तो हार जाता, राजा बोला। मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अभी तो एक बार और तीर्थ पर जाना है। तू किसी शर्त के बारे में बात कर रहा है? मुझे भी तो बता। और अभी अभी दादू ने मुझे बताया कि तू पुलिया वाले सरकटे भूत के चक्कर में फंस गया था। अब तो ठीक है ना तू? शंभू बब्बा बोले। कौन सी शर्त? कोई भी शर्त तो नहीं थी, झिझकते हुए राजा बोला। और फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बब्बा, पिछले कुछ दिनों में मैं कितना परेशान हुआ मैं ही जानता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि कोई तांत्रिक मेरे घर आएगा, लेकिन उस सर कटे भूत की वजह से एक नहीं तीन तीन तांत्रिक मेरे घर आए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है मैं पूरी तरह उसके चंगुल से छूटा नहीं हूँ। वो अभी भी मेरे आसपास ही है, गंभीर होकर राजा बोला। तू बोलना क्या चाहता है? पूरी बात बता, आधी अधूरी बात मेरी समझ में नहीं आती। शंभू बब्बा की बात सुनकर राजा ने शुरू से सब कुछ बताया। जब से मैं उस पुलिया वाले सरकटे भूत के चंगुल में फंसा हूँ, तब से मुझे ना तो अच्छे से नींद आती और ना ही मैं चैन से सो पाता हूँ। जब भी मुझे नींद आती है, मुझे
एक ही जैसे सपने दिखाई देते हैं। मैं सपने में देखता हूँ कि उसी पुलिया के पास एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और कानों पर भी बाल हैं। उसने एक कान में बड़ी सी बाली पहनी हुई है, गले में मोटी सी सोने की चेन है। वो आदमी मेरे पास आकर मुझसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी पीछे से कोई तेज धार तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसकी चैन लेकर वहां से भाग जाता है। वो आदमी कौन है, मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाता और मेरी नींद खुल जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सर कटा भूत मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर न होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। वो हाथों के इशारों से भी मुझे कुछ कहता है, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाता। राजा की बात पूरी सुनने के बाद शंभू बब्बा ने जवाब दिया, अब तक हम सभी गांव वालों को बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सब समझते थे कि पुलिया बनने से पहले वहां किसी इंसान की बलि दी गई होगी और वो सरकटा भूत उसी की आत्मा है, जो मुक्ति की तलाश में भटक रही है और लोगों को परेशान भी कर रही है। लेकिन तेरी बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि हम सब गलत थे, क्योंकि वो आत्मा जिस किसी की भी है, वो तेरे जरिए मुक्ति पाना चाहती है। जब तक तू उसके इशारे नहीं समझेगा, तब तक वो तेरा पीछा शायद ही छोड़े। तुम दोनों भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? बब्बा, मुझे पता है तुम अपने साथ प्रसाद के साथ साथ तीर्थ से ढेर सारी कहानियां भी लाए हो। जल्दी से उनमें से एक अच्छी सी कहानी सुना दो और इतने दिन का सूखा खत्म करो। दयाराम काका बोले। तूने बिल्कुल ठीक कहा दयाराम, तीर्थ से मैं प्रसाद के साथ साथ ढेर सारी कहानियां भी लाया हूँ। राजा की परेशानी कल सुन लूंगा, हो सकता है कोई हल भी निकल आए। अभी मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। इतना कहकर कई दिनों बाद शंभू बब्बा अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं चारों धाम की यात्रा करके वापसी में कुछ दिनों तक गया जी में रुका था। वहां मैं महाराज गिरिराज जी के आश्रम में रहा। वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। हाथों की लकीरें और माथे की शिकन देखकर किसी का भी भूत और वर्तमान बता देते हैं, यहाँ तक कि उसके पिछले जन्म के बारे में भी। उन्हें भविष्य भी पता चल जाता है, लेकिन वो किसी को भविष्य नहीं बताते। मैं जितने दिन भी वहां रहा, मैंने सुनी सैकड़ों लोगों की आप बीती, जिनमें से कोई अपनों से परेशान था तो कोई मरे हुए से, कोई वहां अनजाने में की हुई गलती का प्रायश्चित करने आया था तो कोई पिछले जन्म के किए हुए पाप धोने। उन कहानियों में से मैं तुम सबको अभी दो कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी है एक विदेशी महिला की। विदेशी लोग भी महाराज गिरिराज जी के आश्रम में जाते हैं? नीरज बीच में टोकता है। हाँ, बहुत। मुझे लगता है विदेशी लोग महाराज गिरिराज जैसे संतों के आश्रम में जाकर ही सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर आत्म शांति का अनुभव करते हैं। अब मुझे बीच में मत टोकना, नहीं तो मैं कहानी भूल जाऊंगा। इतना बोलकर शंभू बब्बा अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि महाराज गिरिराज के आश्रम में अमेरिका के कैलिफोर्निया नाम की जगह से एक विक्टोरिया नाम की महिला आई थी, जो आत्मग्लानि, मन की पीड़ा और दुख से भरी हुई थी। उसने बताया कि 12 साल पहले वो अपने पति और 2 बेटों के साथ कैलिफोर्निया की पहाड़ियों पर कैंपिंग के लिए गई हुई थी। वहाँ ठंड काफ़ी होती है। ठंड से बचने के लिए जैसे हम लोग अलाव जलाते हैं, वैसे अमेरिका के लोग भी जलाते हैं, जिसे वहाँ बोनफायर कहा जाता है। बोनफायर जलाने के लिए उसका पति डेविड कुल्हाड़ी लेकर अपने बड़े बेटे जॉन के साथ, जिसकी उम्र 15 साल थी, सूखी जलाऊ लकड़ियां लेने जंगल के अंदर गया था। वो शाम का वक्त था जब उसका पति और बेटा लकड़ी लेने गए थे। तब वो अपने छोटे बेटे एडवर्ड के साथ, जिसकी उम्र 12 साल थी, रात के खाने की तैयारी करने लगी। इस दौरान 1 घंटा समय बीत गया। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी जब उसका पति और बेटा लकड़ियां लेकर वापस नहीं लौटे, तो उसे उनकी चिंता होने लगी। वो जगह उसके लिए अनजान थी। उसे नहीं पता था कि जंगल में कौन से जानवर रहते हैं और कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। इसलिए हर बीतते मिनट के साथ
उसकी चिंता और बढ़ने लगी। जब उसका सब्र जवाब दे गया, तब वो अपने छोटे बेटे को साथ लेकर अपने पति और बड़े बेटे की तलाश में जंगल के अंदर जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी देखती है कि उसका बेटा जॉन सूखी लकड़ियों का गट्ठा लिए उसी की तरफ चला आ रहा है। विक्टोरिया के पूछने पर जॉन ने बताया कि लकड़ियों का ये गट्ठा देकर और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए उसके पिता जंगल के और अंदर गए हैं। वो शायद कुछ देर में आते ही होंगे। जॉन की बात सुनकर विक्टोरिया बेफिक्र होकर खाना बनाने लगी। इस दौरान सूरज ढल गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो उसने बॉनफायर जलाकर गर्मी का इंतजाम कर लिया। उसके बाद भी काफी देर तक जब डेविड सूखी लकड़ियां लेकर जंगल से वापस नहीं लौटा, तब डेविड के साथ किसी अनहोनी की शंका ने विक्टोरिया के मन को झकझोरना शुरू कर दिया। जब वो अपने मन में उठ रहे तरह तरह के डरावने ख्यालों पर काबू न रख सकी, तो अपने दोनों बेटों के साथ टॉर्च और खंजर लेकर अपने पति को जंगल के अंदर जाकर ढूंढने का फैसला करती है, क्योंकि उस वक्त उसे जंगल के अंदर से आती भेड़ियों की और भालुओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। बीच बीच में शिकार होने वाले जानवरों की दर्द भरी चीखें भी। वो आवाजें उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसके पति के ऊपर किसी भालू या भेड़िए ने हमला तो नहीं कर दिया। विक्टोरिया और उसके दोनों बेटे डेविड को ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर तक जा चुके थे। वो तीनों बारी बारी से डेविड को पुकारते, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। तब विक्टोरिया को शंका होने लगी कि पक्का उसके पति के साथ कोई अनहोनी हो गई है और हो सकता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसकी नजर दूर से आती हुई रोशनी पर पड़ी, जो शायद उसी की तरफ चली आ रही थी। उस वक्त विक्टोरिया अपने पति के लिए भयभीत और डरी हुई थी, जिस वजह से उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने दोनों बेटों के साथ वहीं पर खड़ी उस रोशनी को अपने पास आता हुआ देखती रही। अपनी तरफ बढ़ती हुई रोशनी के साथ विक्टोरिया को सुनाई दे रही थी सूखी टहनियों और पत्तों पर पड़े कदमों की आवाज। जैसे जैसे वो रोशनी नजदीक आ रही थी, कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। विक्टोरिया अपने दोनों बेटों को अपने नजदीक खींचती जा रही थी। तभी अचानक वो रोशनी उससे लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पर रुकी, तो उसने देखा एक हट्टा कट्टा लगभग 6.5 फीट का आदमी। विक्टोरिया ने अपने साथ लाया हुआ खंजर दिखाकर उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन वो आदमी चेतावनी नजरअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ता रहा। जब वो उसके बिल्कुल नजदीक आ गया, तो उसने देखा उसका चेहरा जो बयां कर रहा था उसकी उम्र, जो लगभग 50 से 60 साल के बीच थी। फिर उसने देखा उस आदमी का कोट, जो किसी बड़े जानवर की खाल से बना हुआ था, जिसके बाल जैसे कि तैसे थे, और उसके सिर पर रखी भेड़िए के खाल की बनी टोपी, जिसमें उसका मुंह और कान उस लालटेन की रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे, जो उस बूढ़े ने आदमी ने सीधे हाथ में पकड़ी हुई थी। तभी उसकी नजर उसके उल्टे हाथ पर पड़ी, जिसमें उसने एक बहुत ही बड़ी तेज धार कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। उसके बाद विक्टोरिया ने महसूस किया कि उसकी घूरती आंखें वो उसे सिर से लेकर पांव तक एक ही नजर में देखकर कुछ समझने की और कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहा था। विक्टोरिया उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो अपनी रूखी और कर्कश आवाज में बोला, तुम तीनों कौन हो और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। रात के वक्त खून का प्यासा हो जाता है। अपनी सलामती चाहते हो तो जहां से आए हो वहां अभी वापस लौट जाओ। विक्टोरिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आदमी अपने गले को जोर देकर बोल रहा है। उस आदमी की बात सुनकर डरी और सकुचाई विक्टोरिया उस बूढ़े आदमी से कपकपाती और बेदम आवाज में अपने और अपने दोनों बेटों और अपने पति के बारे में बताती है। उस वक्त ठंड और भूख के मारे विक्टोरिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अपने पति के इंतज़ार में विक्टोरिया ने खाना नहीं खाया था। भूख की वजह से
आवाज उसके गले से बाहर निकलने से पहले ही दम तोड़ रही थी। विक्टोरिया उस आदमी से उसके बारे में कुछ पूछती उससे पहले ही उसने विक्टोरिया और उसके दोनों बेटों को अपने घर चलकर, जो उसके बताए अनुसार पास ही था, कुछ खा लेने का आग्रह किया। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी बहुत अच्छा खाना पकाती है। विक्टोरिया उस वक्त अपने पति के लिए परेशान थी। भूख का तो उसे एहसास ही नहीं था। वो उस अनजान बूढ़े आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उसे उसकी कही बात याद आई कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और खून का प्यासा है, तब वो खुद को उसकी बात मानने से रोक न सकी और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर उसके पीछे पीछे चल दी। विक्टोरिया ने रास्ते में 2-3 बार उस बूढ़े आदमी से उसका और उसकी पत्नी का नाम पूछा, लेकिन एक मुस्कान के अलावा विक्टोरिया को कोई जवाब नहीं मिला। अनजान जगह, पति लापता, सुनसान रास्ता, अनजान आदमी। फिर भी विक्टोरिया उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे सोचकर उसके घर जाने को तैयार हो जाती है कि अगर वो बुरा आदमी होता और उसके साथ कुछ गलत करना चाहता तो वहीं पर कर सकता था, कहीं और ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर उसकी कही बात सच है, उसका घर है और वहाँ उसकी पत्नी है, तो फिर घर पर उसके साथ कुछ भी गलत हरकत करने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ देर चलने के बाद विक्टोरिया की नज़र फिर से एक जगह से आती हुई रोशनी पर पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे समझ आया कि वो रोशनी लकड़ी के बने घर की खिड़की से आ रही है। वो उसी बूढ़े आदमी का घर था। घर के अंदर चूल्हे में आग जल रही थी और एक बड़ा सा लालटेन भी। उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे विक्टोरिया और उसके दोनों बेटे भी घर के अंदर पहुंच गए। उस वक्त उसकी पत्नी किचन में किसी जानवर का मांस साफ कर रही थी, ऐसा विक्टोरिया ने सोचा, क्योंकि जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने उसे आवाज दी तो वो जिस हाल में किचन में काम कर रही थी उसी हाल में वहां आ गई। उसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे और कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे। उस औरत का नाम डायना था और उस आदमी का नाम बॉब। वो दोनों आपस में खाने के बारे में कुछ बात कर रहे थे, जिस वजह से विक्टोरिया को उन दोनों का नाम पता चला। अपनी पत्नी से बात करने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी कुल्हाड़ी दीवार में बने हैंगर पर टांगता है। डायना पहले ही किचन में चली गई थी। कुल्हाड़ी टांग कर बॉब भी उसके पास चला गया। कुल्हाड़ी देखकर विक्टोरिया को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस पर ताजे खून के धब्बे थे जो ठंड की वजह से जम चुके थे। तभी विक्टोरिया को वहां अपने पति के होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पति ने उसे वहां से चले जाने को कहा। विक्टोरिया ने घड़ी पहनी हुई थी जो उस वक्त रात के 12 बजा रही थी। उसे उन दोनों का उस वक्त खाना बनाना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़े से बर्तन में मांस के कुछ भुने हुए टुकड़े लेकर आए, जिनमें हड्डियां भी थी। विक्टोरिया का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बॉब ने दरवाजा खोला। विक्टोरिया ने देखा कि उसका पति डेविड दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी है जिसे लेकर वो सूखी लकड़ियां लेने गया था, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हैं वो नहीं है जो उसने पहले पहने थे। वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बॉब ने पहने थे, मतलब किसी बड़े जानवर के खाल की बनी जैकेट और भेड़िए के खाल की बनी टोपी। अपने पति को अपनी आंखों के सामने खड़ा देख विक्टोरिया अपनी सुध-बुध खो बैठी और भागकर उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। लेकिन उसे कुछ संदेह हुआ, कुछ अधूरा सा लगा, कुछ रूखा सा, क्योंकि जितनी गर्मजोशी से विक्टोरिया ने डेविड को गले से लगाया था, उतनी बेरुखी से डेविड ने दिखाई दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा। हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो बेवजह और जबरदस्ती की दिखाई पड़ रही थी। अब तक आप कहाँ थे? मैं आपके लिए कितना परेशान हो रही थी, आपको पता भी है। मैं आपको ही ढूंढती हुई जंगल में भटक रही थी। वहीं पर मेरी मुलाकात बॉब से हुई और मुझे वो यहाँ ले आए। मेरे साथ दोनों बच्चे भी हैं, विक्टोरिया बोली, लेकिन डेविड ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया।
उस वक्त जैसे डेविड के लिए ना तो विक्टोरिया वहाँ थी, ना ही उसके बच्चे, या फिर शायद डेविड ही वहाँ नहीं था। डेविड के रूप में वो जो कोई भी था, उसकी नज़र भुने हुए मांस के टुकड़ों पर गड़ी हुई थी। जैसे डायना ने उसे खाना खाने का इशारा किया, वो उन भुने हुए मांस के टुकड़ों पर ऐसे लपका जैसे भूखा भेड़िया कच्चे मांस पर लपकता है, और वो भी खा ऐसे रहा था जैसे कि कभी उसने खाना देखा ही नहीं हो। डेविड के खाने का तरीका देखकर विक्टोरिया को हैरानी हुई, क्योंकि उस रात से पहले डेविड ने इतने गंदे तरीके से खाना कभी नहीं खाया था। अपने पति को अपनी आंखों के सामने खाना खाते देख विक्टोरिया का मन शांत हुआ, और उसे भी भूख का एहसास होने लगा। वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ वही भुना मांस खाने लगी। विक्टोरिया ने महसूस किया, जो भुना हुआ मांस वो खा रही है, उसका स्वाद उसके द्वारा पकाए गए पहले के सभी जानवरों के मांस से बहुत अलग और अजीब है, और हड्डी का आकार भी जाना पहचाना नहीं है। ये सोचकर कि वो मांस भालू का होगा, विक्टोरिया ने पेट भर खाया। मांस खाने के बाद उसके हाथ में सिर्फ हड्डी बची, जिसका आकार इंसान के हाथ की हड्डी के बराबर था, जिसे विक्टोरिया ध्यान से देखकर उसके बारे में समझने की कोशिश करने लगी। तभी डेविड ने उससे वो हड्डी छीनी और ऐसे चबा गया जैसे ककड़ी हो। भला एक इंसान इतनी मोटी हड्डी इतनी आसानी से कैसे चबा सकता है? मेरे पति ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, तो आज रात इन्हें क्या हो गया? विक्टोरिया सोच में पड़ गई। खाना खाने के बाद विक्टोरिया बाथरूम में अपने हाथ धोने गई, तो वहां उसने हल्की सी लालटेन की रोशनी में देखा, पूरे फर्श में खून पड़ा है और एक कोने में कपड़े पड़े हैं जो खून से सने हुए हैं। वहां रोशनी कम होने की वजह से विक्टोरिया अच्छी तरह से कपड़ों का रंग नहीं देख पाई। ये सोचकर कि वो कपड़े डायना के होंगे, जो जानवर को काटते समय उसके खून से गंदे हो गए होंगे, जिन्हें उतार कर वो यहाँ रख गई होगी। विक्टोरिया जल्दी से हाथ धोकर वापस वहीं जाती है जहाँ उसने खाना खाया था। वापस जाकर वो देखती है कि बॉब और डायना के साथ उसका पति फर्श पर लेटा गहरी नींद में सो रहा है। उसके दोनों बेटे भी उसी के पास लेटे हुए हैं। डेविड को फर्श पर सोता देख विक्टोरिया सोच में पड़ गई, क्योंकि उस रात से पहले उसका पति खाना खाने के बाद तुरंत इतनी जल्दी कभी नहीं सोता था। खाना खाने के बाद वो हमेशा कुछ देर वॉक करता और फिर सोता। उस रात विक्टोरिया को डेविड की सभी हरकतें अजीब लगी। कई घंटे तक जिस पति को वो ढूंढ रही थी, जिसके लिए वो परेशान थी, उस रात उसकी वो अजीब हरकतें नजरअंदाज करके वो भी सो गई। सुबह लोगों की खुसुर पुसुर और घर के बाहर हो रहे शोर शराबे से विक्टोरिया की नींद खुली, तो उसने देखा कि वहां ना तो बॉब और डायना है, ना ही उसका पति। हाँ, बॉब और डायना की तरह ही कुछ अनजान लोग जरूर थे, जिनके हाथ में दोनाली बंदूकें और तेज धार कुल्हाड़ी थी, जिन्हें देखकर विक्टोरिया घबरा गई, क्योंकि वो सभी उसकी तरफ शंका और नफरत भरी निगाहों से और गुस्से से देख रहे थे। वो सभी इतने गुस्से में थे कि किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। विक्टोरिया खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इतने में एक आदमी बोला, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? घबराहट पर काबू पाते हुए लड़खड़ाती आवाज में विक्टोरिया ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो अपने पति और बच्चों के साथ यहाँ कैंपिंग के लिए आई थी, और उसके बाद क्या हुआ और कैसे यहाँ तक पहुंची वो भी बताया। रात में क्या हुआ वो भी बताया, और अपना आई कार्ड भी दिखाया। आईडी कार्ड देखने के बाद वो सभी लोग शांत हो गए और फिर से आपस में कुछ बातें करने लगे, और उनकी बातों में अफसोस और खुशी झलक रही थी। फिर उनमें से एक बोला, तुम और तुम्हारे दोनों बेटे किस्मत वाले हो जो अभी तक जिंदा हो, नहीं तो अब तक हमने इस घर में जितने भी लोग देखे हैं उनमें से ज्यादातर मरे हुए ही थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही तुम तीनों जिंदा हो, लेकिन किसी न किसी की मौत यहाँ जरूर हुई है। इतना कहकर उस आदमी ने विक्टोरिया से उसके पति के बारे में पूछा। विक्टोरिया ने बताया कि रात में खाना खाकर वो अपने दोनों बेटों, पति बॉब और डायना नाम के बूढ़े दंपत्ति के साथ सोई थी, लेकिन अभी उसका पति और वो दंपत्ति न जाने कहाँ हैं।
उसकी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया और आपस में खुसर-फुसर कर रहे वो सभी लोग भी एकदम खामोश हो गए। फिर उनमें से कुछ लोग उस कमरे में गए जहाँ रात में डायना मांस पका रही थी। कुछ देर बाद उनमें से एक ने विक्टोरिया को आवाज़ लगाकर वहाँ बुलाया। विक्टोरिया ने वहाँ जाकर देखा कि एक कोने में इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े, जैसे कटा हुआ हाथ, कटा हुआ पैर और सिर पड़ा है। धड़ भी वहीं पड़ा है, जिसकी खाल उतारी जा चुकी थी। वो सब देखकर विक्टोरिया को उल्टी आ गई। तभी उसकी नज़र उस कटे हुए सर के चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई, क्योंकि चेहरा देखकर वो समझ गई कि वो छिन्न भिन्न हुआ शरीर उसके पति का था। रात में जो कपड़े उसने बाथरूम में देखे थे वो भी उसी के थे, और बाथरूम की फर्श पर पड़ा हुआ खून भी बूढ़े आदमी की कुल्हाड़ी के लगे खून पे भी उसके पति के ही थे, क्योंकि उसी कुल्हाड़ी से उसने उसकी हत्या की और फिर उसके शरीर के टुकड़े किए। जिस औजार से उसके पति के शरीर की खाल उतारी गई थी वो औजार वहाँ नहीं था। शायद उन्होंने अपने तेजधार नाखूनों से ही उसकी खाल उतारी थी। विक्टोरिया ने रात में खाना खाते वक्त बॉब के नाखूनों में लगा खून और मांस के टुकड़े देखे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो मांस के टुकड़े और खून उसी जानवर का होगा जिसका मांस वो खा रही है। इतना कुछ सुनने के बाद तुम सब ये तो समझ ही गए होगे कि रात में विक्टोरिया ने जो भुना हुआ मांस खाया था वो उसके पति का ही था। विक्टोरिया ने होश में आने के बाद जब खुद को संभाला, तब उन लोगों ने बताया कि इस जंगल में कुछ शैतानी आत्माएं, तंत्र क्रिया करने वाले और स्किन वॉकर रहते हैं, जो इस जंगल में गलती से आए लोगों को मारकर खाते हैं। तंत्र क्रिया करने वाले स्किन वॉकर को काबू करने और कुछ जादुई शक्तियाँ या मंत्र सिद्ध करने के लिए भी ऐसा करते हैं। यहाँ बहुत सालों से ऐसा हो रहा है। स्थानीय लोगों को उनके बारे में पता है, इसलिए वो सावधान रहते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह अनजान लोग अक्सर उनके हाथों मारे जाते हैं। अनजान लोगों को सावधान करने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन तुम्हारे पति की किस्मत खराब थी, इसलिए शायद तुम्हें वो साइन बोर्ड या उसे वो साइन बोर्ड नहीं दिखे, या तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। गलती से ही सही, लेकिन अपने ही पति का मांस खाकर विक्टोरिया आत्मग्लानि से भर गई। वो किसी भी तरह आत्मग्लानि की भावना से बाहर निकलना चाहती थी, जिसकी उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। फिर उसे अपने पड़ोस में रहने वाले भारतीय परिवार से भारत और यहाँ के साधु संतों के बारे में पता चला, तो वो अपने दोनों बेटों के साथ गया जी चली गई और उसकी मुलाकात महाराज गिरिराज जी से हुई। तो क्या महाराज गिरिराज जी के आश्रम में रहकर उसे आत्मग्लानि की भावना से मुक्ति मिली? शंभू बाबा को बीच में टोकते हुए दयाराम काका बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भारत आकर कुछ पाना चाहे और उसे न मिले? विक्टोरिया अब आत्मग्लानि से मुक्त है और उसका मन भी शांत रहता है। जिसने पूरी जिंदगी न जाने कितने जानवरों का मांस खाया होगा, अब वही जानवरों की सेवा करती है, और उसके दोनों बेटे भी। इतना बोलकर शंभू बब्बा ने अपनी कहानी खत्म की। एक कहानी तो पूरी हो गई, दूसरी कहानी सुनाने का समय नहीं है, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए हुए और समय भी काफी हो गया है। इतना बोलकर शंभू बब्बा उन सभी लोगों को प्रसाद देकर अपने घर चले गए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हमारा आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। आपको शंभू बब्बा की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी आपके लिए और नई नई कहानियाँ लाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द अगली चौपाल में, ऐसी ही एक नई और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।